गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई एंड आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे पेशावर के अंदर जो बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ पे ऑलमोस्ट 57 लोगों की जानें गई और 200 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से भी ज़्यादातर के बारे में इत्तला ये है कि उनकी कंडीशन सही नहीं है। इसके साथ-साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब बयानात दे रहे हैं। पेशावर क्योंकि इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है, लेकिन खान साहब पता नहीं क्यों नहीं गए, क्या वजह है, आई डोंट नो दैट, क्योंकि दूसरी दफ़ा उनकी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। इसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अपना मार्च लेकर कराची से जब रवाना हुए थे 27 फरवरी को, अभी वो पंजाब के शहर गालिबन बहावलपुर को क्रॉस कर चुके हैं और उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज इस्लामाबाद एंड ही विल रीच टू इस्लामाबाद ऑन 23rd ऑफ मार्च, आई थिंक सो। खैर एनीवे क्या करना है इमरान खान साहब की इस वक्त क्या पोजीशन है, घबराए हुए हैं कि खुश हैं, नहीं है, क्योंकि वो हमें अक्सर कहते रहते हैं। ये सारी चीज़ें और इसके साथ जुड़ी हुई एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रिमेन हम खड़े हैं। इस पे बात करेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काज़मी। यकीनन आप सब लोग आरजू को जानते हैं। शी इज़ ए वेल नाउन जर्नलिस्ट और अपना यूट्यूब चैनल रन करती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप उनको देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखती भी हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर ज्वाइनिंग द शो। और स्टार्ट करूंगा इस बात से कि पेशावर का धमाका, एक तो ये है कि एक मेरे ख्याल एक जिसे कहते हैं कि एक बताया गया हमें, थोड़ा सा हमारे लिए एक वार्निंग है कि भाई हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों के जहन में जो ख्यालात थे कि नहीं जी हम तो शायद अफगानिस्तान में हैं या बल्कि है ही नहीं, ख़त्म हो गए, तो वो चीज़ गलत साबित कर दी। एक तो ये, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ऐसी जगहों पे यकीनन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जाते हैं जब इतना बड़ा वो हो जाता है, सानहा हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन इमरान खान साहब इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। मुझे नहीं पता, आपका टेक दोनों चीज़ों पे चाहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने इनवाइट किया। सबसे पहले पेशावर धमाके की अगर हम बात करें, तो मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ की एक कप चाय जो है, वो हमें बहुत महँगी पड़ी। और जो उन्होंने अफ़गानिस्तान जाकर, काबुल जाकर उनकी पिक्चर्स आ रही थी और वो बड़ी चाय पी रहे थे और कहवा लेकर वो बड़ा लोगों के साथ खड़े थे। जब तालिबान की गवर्नमेंट बनने की अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो वो चाय का कप पाकिस्तानियों को अपनी जानें देकर अदा करना पड़ा, उसका जो बिल होता है या उसका जो भी खर्चा था शायद, क्योंकि ना ये लोग जाते पहले इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, हर तरह से इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि जी हम तो उनके साथ खड़े हैं, और इन्होंने कहा, शेख रशीद साहब का आपने नाम लिया, शेख रशीद का कहना था कि जी हमारे यहाँ उनके इलाज होते हैं, हमारे यहाँ उनकी फैमिलीज रहती हैं तालिबान की, बल्कि कई तालिबान के लीडर जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा तक हुए, और हम जी तालिबान के साथ हैं। उसके बाद हमने उनकी गवर्नमेंट बनाई। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक आप जानते हैं कि हर जगह जाकर, या कोई आ जाए या वो खुद कहीं चले जाए, तो वो तालिबान के लिए फंड्स मांग रहे होते हैं, जिसके लिए तालिबान ने भी कहा है कि जी हमारे लिए आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए ही मांगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है, कोई भी पाकिस्तान के विजिट पर आए, चाहे बिल गेट्स ही क्यों ना हो, उन्होंने बिल गेट्स से भी यही कहा कि जी आपको अफगानिस्तान की मदद कीजिए और तालिबान की मदद कीजिए। तो ये जब सब कुछ कर रहे थे और ये लोगों को पाल रहे थे और ये उनका साथ दे रहे थे, तो अब लाशें उठाते हुए इनको हैरत क्यों है? इनको हैरान नहीं होना चाहिए। इन्हें किसी दूसरे मुल्क के ऊपर या किसी दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब है पाकिस्तान की फ़ौज, जिसके लिए लोग बार-बार कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से क्या आपका मतलब होता है? तो जी इन्होंने जिस तरह से साथ दिया तालिबान का, और उस वक़्त कहा गया कि जी टीटीपी को भी ये कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। उसका ये रिजल्ट है कि अभी ये पहला है ना, ये आखिरी है। इससे पहले कोयटा में हो चुका है एक ब्लास्ट,
اور اس وقت KPK میں ایک بہت بڑا بلاسٹ کیا گیا ہے، اور آگے یہ سلسلہ ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے اس کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی تھی۔ سب جو میڈیا کے لوگ ہیں جو کچھ تھوڑی بہت سینسیبل باتیں کرتے ہیں، انہوں نے انہیں کہا تھا کہ ان کا ساتھ مت دیجیے، سائٹ پر رہیے، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کیوں نہیں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کیوں افسوس نہیں کیا، تو انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ تو ہزارہ کے لوگ اپنے لوگوں کی لاشیں لے کر بیٹھے رہے، ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سڑک پہ کتنے دن بیٹھے رہے، ان کو انہوں نے کہا کہ بلیک میلر ہیں۔ عمران خان صاحب، نعیم الحق صاحب جو بڑے ان کے چہیتے تھے اور ان کی پارٹی میں شروع سے تھے، چلے یہ تو غیر ہیں، جن کی جانیں چلی گئی ان کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نعیم الحق صاحب تو بڑے ان کے اپنے تھے، ان کی پارٹی میں پہلے دن سے۔ ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی عمران خان نہیں گئے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے، کہ کیا ان کو کس بات کا خوف ہے، اس لیے کہ یورپ میں ہو، امریکہ ہو، کوئی دوسری کنٹری ہو، آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو پرائم منسٹر وہاں کے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان لوگوں کو نہ صرف تسلی دے رہے ہوتے ہیں گلے لگا کر، بلکہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، ایک لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ جو ہر ایک کے لیے ہی رکھی ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ جی اگر ایسا کچھ ہو جائے تو یہ پریس ریلیز دے دے، تو اس طرح کی پریس ریلیز جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ یہ کس قسم کے پرائم منسٹر ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا صرف ان کا کام یہی ہے کہ کہیں سے آٹا، کہیں سے چاول اور کہیں سے فنڈ مانگتے رہے؟ ان کا اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کیا کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ جس طرح سے کل فوٹیجز آ رہی تھی، جس طرح سے کل کی ہم نے نیوز دیکھی، اور آج بھی کئی جگہ سے، اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہو، چاہے وہ پاکستان کا نہیں بھی ہوگا، چاہے وہ کہنا چاہیے کہ مسلمان نہ ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، شیعہ نہ ہو، سنی نہ ہو، شیعہ کوئی بھی ہو، اس کا دل دکھ رہا ہے۔ ہم نے کل دیکھا کہ کس طرح سے انڈین میڈیا نے اس نیوز کو چلایا، اور کتنی زیادہ کوریج دی گئی تھی۔ ہمارے یہاں تو پھر کافی دیر کے بعد شروع کیا انہوں نے، پہلے ہی پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، اور سے پہلے کوئٹہ میں جب بلاسٹ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی، وہاں کی نیوز بھی یہاں پہ بہت دیر میں آئی، اور یہ نیوز ایسی تھی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ کئی جو انڈین ٹی وی چینلز پہ نیوز چل رہی تھی، تو ان کے جو لوگ تھے، جو لوگ وہاں بات کر رہے تھے، کئیوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کہ وہ بتاتے ہوئے لگ رہا تھا کہ ان کو دکھ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا المیہ تھا، ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی یہ جو انسانیت کے ساتھ ہوئی، اور جس طرح سے لوگ وہاں پہ مارے گئے، اور جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اور جو بھگدڑ مچی تھی، وہ دیکھ کے کوئی بھی اگر انسان ہوگا تو اس کا دل ضرور دکھے گا، چاہے وہ جس مرضی کنٹری کا ہو۔ جیسے کہ انڈین اسٹوڈنٹ یوکرائن میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ اتنا مجھے افسوس ہوا ہے اس کو دیکھ کر کہ وہ بچہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ لیکن ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو حکمران آتے ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پتہ نہیں کس طرح کا ان کا دل ہے، کس پتھر سے ان کا دل بنایا گیا کہ انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور عمران خان صاحب اگر ابھی چلے جاتے پشاور، اور وہاں جا کے اگر ان لوگوں کے ساتھ ملتے، ان سے تعزیت کرتے، ان سے بات کرتے، تو شاید جو خان صاحب کو اتنی نفرت اور اس قدر حقارت مل رہی ہے ہر طرف سے، شاید وہ کچھ کم ہو جاتی، لیکن ایسا نہ کر کے انہوں نے صرف اور صرف اس بات کو بڑھایا ہے۔ بالکل آرزو، آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ مطلب اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ اس سے پہلے اگر ہم 2 سال پہلے چلے جائیں نیوزی لینڈ میں، جہاں کی پرائم منسٹر جسنڈرا صاحبہ ہے، وہاں پہ اس دو مساجد میں فائرنگ کا واقعہ ہوا، اور وہاں پہ بھی غالباً 50 یا 56 لوگ جو ہے بیچاروں کی جانیں گئی۔ اور وہ کس طریقے سے، یقین کریں کہ وہاں پہ، اور مطلب کس اس میں گئی، باقاعدہ اس نے عبایا پہنا کہ یار مسلمز کے ساتھ میں نے کانڈولنس کرنے، اس کے لیے کانڈولنس کے لیے میں جا رہی ہوں، تو یقین کریں مجھے بلیو، اگر وہ ویسے بھی جاتی، مطلب جو نارملی جس طرح وہ ڈریس اپ ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اصل کام تھا ان کی دلجوئی کرنا، ان لوگوں کا حوصلہ بڑھانا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اس ملک کی پرائم منسٹر ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن انہوں نے اتنا وہ کیا کہ یقین کریں کہ مطلب میں اس بندی کو
मतलब मैं बहुत बड़ा फैन बन गया उसका कि यार उसने अपने लोगों को, ठीक है वो पाकिस्तानी थे लेकिन नेशनलिटीज उनके पास वहां की थी, या जिन बाकी कंट्रीज के वो लोग थे, तो उन लोगों ने यकीन करें कि वो, जिसे कहते हैं कि वो पूछते हैं जसंडा साहिबा को, और होना भी चाहिए, क्यों, आपने दिल जीते लोगों के। खान साहब का मुझे नहीं समझ आती कि यार ये पेशावर है, बाय रोड आप जाते हैं हार्डली आपको 1.5 आवर में आप पेशावर पहुंचते हैं इस्लामाबाद से, और खान साहब तो जहाज भी हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, किसी भी थ्रू वो जा सकते थे। अगर 10 मिनट के लिए भी चले जाते उन लोगों से उनके गम में शरीक होते, तो वो तो उन बेचारे जो गए वो तो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन एटलीस्ट इतना होता है कि हाँ यार मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ खड़ा है इस जंग में। खैर आपने ये भी कहा कि हमने अफगानिस्तान का साथ दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद को, किसी और ऐसी जगहों जहाँ पे आम लोग हैं, उसको टारगेट करने का कोई जवाज़ नहीं है। बात तो उन्होंने की है, लेकिन मसला ये है कि क्या कह सकते हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि हम इन्हीं से मुतासिर हैं, इसलिए हम ये सारा कुछ करते हैं। और आईएस खुरासान ने, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि भाई उन्होंने क्लेम तो नहीं की, लेकिन जो तरीकाकार नजर आ रहा है वो यही है। और आपने हिंदुस्तानी मीडिया का भी जिक्र किया, और कर्नल दानवीर साहब की मुझे कॉल आई, और बाकायदा मैसेज भी आया, फिर उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें भी पूछ रहे थे, और फिर उन्होंने कंडोलेंस का मैसेज, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, जो जो लोग ट्विटर पे लिख रहे थे। और मेरे ख्याल में यही इंसानियत है यार, रिलीजन जो जिसका है वो जाने, उसका काम जाने। वही वाली बात है कि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, या जहाँ पे भी जाना है, जो भी उनका बिलीव है, तो वो चीज़ नहीं होती। असल बात ये कि आपको दूसरे का दर्द महसूस होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन जिन लोगों ने भी किया, थैंक यू वेरी मच, क्रॉस द बॉर्डर किया या पाकिस्तान के अंदर, और जो फैमिलीज मुतासिर हुई, यकीन करें हम कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए जिनके प्यारे चले गए, जिनके बच्चे थे, या जो फैमिलीज के जो बड़े थे वो चले गए, वो कोई नहीं कर सकता। खैर एनीवे, वही वाली बात है, मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, और ना ये लास्ट वन है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। शेख साहब तो बयानात दे देते हैं कि जी हमने इसको पकड़ लिया, वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। इस्लामाबाद में हमला हुआ था आज से 2 माह पहले, कोई अभी तक नहीं पता चला कि क्या हुआ। ठीक है, ये कहते हैं हमने लोग पकड़ लिए, यार आप लोगों को देना रगड़ा, लाहौर में हुआ, फिर यहाँ इस तरीके से बाकी जगहों पे हो रहे हैं। खैर एनीवे, आज एक चीज और है कि इस वक्त लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, और बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ है। ये बेशक इमरान खान साहब ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं मानते, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं कि यार इमरान खान साहब भी बड़े परेशान हैं कि यार मैंने करना क्या, कभी लाहौर जाते हैं तो कभी कहाँ जाते हैं, तो कभी सुना है कि जहांगीर तरीन साहब के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अलग बात है कि वो बिलावल भुट्टो साहब जो से बहुत छोटे हैं, उनकी नकलें उतारते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन वही बच्चा जो कराची से रवाना हुआ था, जिसको ये कहता है कि इसको कुछ नहीं आता, उन्होंने इतना प्रेशर, या फिर मौलाना फजल रहमान प्लस नवाज शरीफ साहब के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसने इतना परेशान किया हुआ है इमरान खान साहब को कि उसको समझ नहीं आ रही क्या नजर आ रहा है अभी आगे जाके, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद उसमें थोड़ा सा टाइम है फिलहाल, लेकिन बहरहाल प्रेशर मौजूद है। आसिफा भुट्टो कल जख्मी हुई थी, उसके हवाले से भी आपसे पूछूंगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की, हालांकि बड़ी कम एज में है, और उसके बाद दोबारा से वो आके कंटेनर पे खड़ी हो गई, तो इस बारे में आपका टेक चाहूंगा, उसके बाद खत्म करेंगे। जी, बिल्कुल फ़खर, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले मैं आसिफ़ा की बात करूँगी कि बिल्कुल आसिफ़ा भुट्टो जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आगे आ रही हैं अपने करियर को लेके पॉलिटिक्स में। और कल बड़ा अफ़सोस हुआ देखकर कि जिस तरह से उनके साथ हादसा हुआ, और कहा यह जा रहा है कि समा टीवी का वो ड्रोन था, और समा टीवी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के दोस्त अलीम खान का है, और सब इस वजह से और ज़्यादा शक कर रहे हैं कि शायद ये जानबूझ के किया गया। हो सकता है उनका टारगेट आसिफ पर ना हो, क्योंकि बिलावल भी वहीं खड़े थे, हो सकता है बिलावल को हिट करने की कोशिश की गई हो, और कोई इत्तेफाक भी हो सकता है कि शायद इत्तेफाकन भी लग गया हो। लेकिन खैर अजीब सी बात थी, और शुक्र है कि उनकी आंख बच गई है, और उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, तो वो बैंडेज वगैरह नजर आ रही है हमें। लेकिन खैर इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको मालूम है कि होती रहती हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है हर किसी को, ना सिर्फ लीडर्स को बल्कि जो आम लोग भी जाते हैं, आम पब्लिक भी जो इस तरह के जलसे जुलूसों में जाती है, उसको काफी एहतियात करनी चाहिए।
साथ आपने बात की इमरान खान की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो बिल्कुल अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा कि ये लोग कर पाएंगे या ये वाकई में करेंगे, लेकिन हाँ, प्रेशर ज़रूर इन्होंने किया है और वो साफ-साफ इमरान खान के चेहरे पे नज़र आ रहा है, एक घबराहट है, एक बौखलाहट है और जिसमें वो भाग-भाग के जो है सबसे पहले वो गए और चौधरी बिरादरान के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिनको वो किसी ज़माने में कहा करते थे कि जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए नज़र आए और यहाँ तक किया गया कि वो खुद उनसे मिलने के लिए पहुँचे। इसलिए कि खान साहब की कुर्सी जो है वो खतरे में है और इस वक़्त काफ़ी हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है कि जो हमेशा कोalition गवर्नमेंट में जो है साथ देती है और हर गवर्नमेंट के साथ इनके कुछ ना कुछ लोग होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़रूरत पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट से चौधरी शुजात साहब का काफ़ी नज़दीकी राब्ता रहा है हमेशा से और आज भी है। इसलिए भी अगर कोई पैगाम लेना देना होता है एस्टैब्लिशमेंट को, तब भी सुना गया है कि चौधरी साहब के ज़रिए ही दिया जाता है। इमरान खान साहब हज़ारा वालों के लिए तो नहीं पहुँच सके। इमरान खान केपीके में भी जो कल ब्लास्ट हुआ है वहाँ भी नहीं गए, लेकिन हाँ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चौधरी शुजात के सामने ज़रूर उन्होंने सॉरी, चौधरी साहब के सामने ज़रूर जाके उन्होंने घुटने अपने टेके, हाथ जोड़े, उनसे हाथ मिलाया और चौधरी साहब शायद पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे, काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, लेकिन सोच रहे होंगे कि ये वही है जो कहा करता था कि पंजाब के डाकू। तो ये पॉलिटिक्स भी एक अजीब चीज़ है फ़खर, अगर यहाँ पे मतलब पड़ जाए तो गालियाँ-शालियाँ देने के बाद लोग दोबारा पहुँच जाते हैं और फिर हाथ-पाँव मिला लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब से मिलने की बड़ी नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, वो तो खैर लंदन चले गए और उसके साथ ही वो पीछा भी छुड़ा रहे हैं और सुनने में यही आ रहा है कि वो आजकल नून लीग से ज़्यादा नज़दीक हैं। वो इन्होंने शायद सोच लिया था कि हम कुछ भी करेंगे, जहांगीर तरीन ने अपने जहाज़ हमारे लिए ही रखने, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक म्यूजिकल चेयर है और हर वक़्त जो है वो साथ वो बदलता रहता है कि कौन कहाँ बैठ रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट अब टाटा बाय-बाय होती हुई नज़र आ रही है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना भी आया, तब भी 1 साल ही रह गया है और उसके बाद दोबारा कम से कम एस्टैब्लिशमेंट इनको लाने की गलती नहीं करेगी। और बाकी लोग तो खैर वोट देते ही नहीं है, आप जानते हैं हमारे यहाँ किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से गवर्नमेंट्स बनती है। तो इसलिए मैं तो इसको कोई अहमियत नहीं देती कि इलेक्शंस होंगे और वोट डालेंगे और मेरे एक वोट से कोई फ़र्क पड़ेगा या आपके किसी वोट से कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। जिसको लाना होगा एस्टैब्लिशमेंट को, उसको पहले से बता दिया जाएगा कि भाई शेरवानी सिलवा लो, तुम आ रहे हो। उसके बाद वो एक ड्रामा चलेगा कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और लाइनें लगी हैं और लोग वोट डाल रहे हैं, मगर असल में जिसने आना होगा उसको ले आएंगे। अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान इस बारी भी आने की पोजीशन में नहीं थे, आप भी जानते हैं किस तरह से इमरान खान को लाया गया है। लेकिन ये है कि इमरान खान अगर कुछ डिलीवर कर देते तो शायद कुछ इज्जत रह जाती, मगर इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद वो जा रहे हैं कि जो लेकर आए थे वो भी अपना सर पीट रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात जो आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, तो वो लोग इस वक्त साइडों पे हैं, लेकिन जो मेन बैठे हुए लोग हैं वो वाकई में इससे भी तंग है और वो इससे भी पीछा छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें जनरल जो नदीम अख्तर साहब है, आईएसआई के चीफ है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि यार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करनी है। ये आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये चीज करना भी मेरे ख्याल में वो आदमी सीरियस नजर आ रहा है मुझे। और जो इमरान खान साहब की घबराहट है, तो इससे भी आरजू अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन इख्तियार की हुई है और नवाज शरीफ साहब के कॉन्फिडेंस और मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का जो कॉन्फिडेंस चेहरों पर नजर आ रहा है, तो ये बात उनको पता है कि उन लोगों ने कहा कि यार तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये मेरी होप है, आई डोंट नो, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना करती हो, लेकिन इस जनरल साहब के आने के बाद जो बेचारे बड़े मुश्किल से 2 महीने उनका ऑर्डर जो है वो लटकते रहे और फाइनली उनको अच्छा हुआ बैठा दिया। और मेरे ख्याल में कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शायद थोड़ा सा
बेहतर परफॉर्म करने की कि उनके ऊपर जो मतलब गन पड़ा हुआ है, उनके जो दाग लगे हुए हैं, शायद उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि यार इससे हमारा पीछा छूट जाए। और स्पेशली आईएसआई हमारी ये यकीनन एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन उसका अगर गलत इस्तेमाल कोई उसके बड़े करते हैं तो यकीनन उसका नुकसान मुल्क को भी होता है और सबसे पहले उस इदारे को भी होता है। ऐसा नहीं कोई इदारा इफेक्ट नहीं होता। खत्म करूंगा जस्ट आपसे, डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब का दौरा था, यूके ने उसको कैंसिल किया। पहले उन्होंने दावत दी, उनके बाद उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना, और एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में। बस इस पे शॉर्ट सा कमेंट और उसके बाद वाइंड अप। ये तो कोई नई बात नहीं है, पकड़ के ये इनवाइट करते हैं और फिर किसी वजह से इनको मना कर दिया जाता है कि ये तशरीफ का ठोकरा लेके ना आए। इसलिए कि आपको अगर याद हो, तो ये अली जैदी साहब भी जो है वो यूके के पार्लियामेंट में जाने के लिए निकले थे और वहां पे इनको रोक दिया गया था और फिर ये वापस चले गए थे। और फिर इनकी स्टेटमेंट आई थी कि जी बड़ी बेइज्जती हुई है, और फिर दोबारा उनको उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, तो फिर ये फिर फोन किया था, मुंह उठा के। तो ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कोई बात करनी होगी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया होगा कि बात नहीं करनी है, तो मोदी साहब को मना कर दिया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम हैं और इससे हमारी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो सोचते हैं कि आदत सी पड़ गई है इनको। वरना जो पॉइंट्स रह गए हैं अगर ये वो कंप्लीट कर लें तो इसमें से निकल आएंगे, लेकिन ये बार बार जो हरकतें कर रहे हैं आपके खुद के सामने है कि किस तरह की यहाँ पे बातें हो रही हैं और किस तरह से कभी तालिबान का साथ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। और अभी जाके रशिया में बैठ गए जब इनको अच्छे से मालूम था कि रशिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहां पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखे। एक तरफ कहते हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरी तरफ खुद ही उस ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो इनके साथ रहेंगी, इनको ये प्रॉब्लम रहेगी। हाँ अलबत्ता ब्लैक से ये बचे में, लेकिन कब तक? अभी अगर इसके ऊपर सख्ती से काम नहीं करेंगे तो फिर ये ब्लैक में भी जा सकते हैं, और ये इस ख्वाबो ख्याल में ना रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पे धमाके ब्लास्ट और सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरह तरह की जो लीक्स निकल रही है उसमें जिस तरह से नाम आ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के, बिजनेस कम्युनिटी है, पॉलिटिशियंस है, हमारे रिटायर्ड फौजी है, सभी के, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं इस नुकसान पहुंचा रही है और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इसलिए भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। बिल्कुल आरजू, आपने जिक्र किया एफएटीएफ, और एफएटीएफ में एक नया इजाफा यूएई का नाम भी आ गया। मेरे लिए बड़ी हैरानगी है, लेकिन उनके ऊपर भी यही चीज़ हुई है कि यार वो लोग जो हैं वो कर रहे थे, और ये डॉन की टॉप की। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यूएई के हवाले से, क्योंकि यूएई भी अब इस क्लब का मेंबर बन चुका है जिसके हम हैं। ये ग्रे लिस्ट में वो आया है। खैर एनीवे, मेरे ख्याल में फिक्र उनकी नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक बड़ा मजबूत मुल्क है। उनकी इकोनॉमी या उनकी टूरिज्म से बहुत पैसे कमाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल वो किसी न किसी तरीके से उसमें से निकल आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट में। लेकिन परेशानी पाकिस्तान की, उसको निकलना है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर फोकस रहें। अर्जुन, मेरे ख्याल आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करके उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी बिल्कुल, मगर लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एफएटीएफ का तो इशू है और अभी का नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, और ये जो है उसको सही नहीं कर पा रहे। लेकिन जाते जाते मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगी, और वो है हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो ईमान मजारी और दूसरे जो लोग थे, इवन मोहसिन दावड़ वगैरह, उनके ऊपर केस बनाया गया गद्दारी का। तो ये सब कुछ करने का गवर्नमेंट के पास टाइम है, अपनी मशीनरी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। और ये उनके साथ हो रहा है जिनकी मदर जो है वो असेंबली में बैठी है, और वो भी खान साहब की हुकूमत में। तो अगर इन लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा तो बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा। और मैं सिर्फ जाते थे ये कहना चाहूंगी कि मैं बलूचिस्तान के उन स्टूडेंट्स के साथ और उन लोगों के साथ हूँ जिनके लोग मिसिंग हो गए हैं, और वो मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज को लेकर यहाँ पर आते रहते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। हम हमेशा उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितना ज्यादा उनकी कुछ मदद कर पाए वो जरूर करें, और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में शर्म आनी चाहिए।
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہی ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پر وہ تقریباً 3 4 5 دنوں سے نیشنل پریس کلب کے سامنے انہوں نے اپنا دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ بات کر رہے تھے، اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے ایف آئی آر کیا تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اس کے جواب میں ان کو بولا، ان کو کہا کہ غداری کے مقدمے تو ان لوگوں کے خلاف دائر ہونے چاہیے، ایف آئی آر ان کے خلاف دائر ہونے چاہیے جو بلوچ لیڈرشپ کی یا بلوچ اسٹوڈنٹس کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آرزو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ نہایت افسوسناک اور نہایت شرمناک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب زندہ باد نہیں کرتے، اور ساتھ میں ہم یہ بیہیویئر ہمارا ایسا ہے اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری واہ واہ کرتے رہے، تو بالکل ایسا ممکن نہیں۔ بلوچ لوگ بڑے اس حوالے سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے، یا ہاں یا نہ۔ تو بالکل آپ نے ایمان مزاری کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی ان کے خلاف اور محسن داوڑ اور باقی لوگوں کے خلاف انہوں نے وہ ایف آئی آر لانچ کی تھی، اور پھر اس کی کاپی بھی نہیں دے رہے تھے کہ جو ایک حق ہے، اگر آپ میرے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں تو بھائی مجھے اس کی کاپی تو دے، اس میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے خلاف آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں مطلب اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ خیر اینی وے یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ شاید اس کا اینڈ نہیں ہے، لیکن خیر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی۔ کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔